अपनी सेकंड क्लास। आज की क्लास में हम मादा जननांग तंत्र से संबंधित बात करेंगे, वही अपना क्वेश्चन और फिर इसकी थ्योरी बेस। ठीक है, पहली क्लास हमने की थी किस पर, जंतुओं में जनन, और इसमें था पुरुष से संबंधित, पुरुष जननांग तंत्र से संबंधित अपनी पहली क्लास हो चुकी। आज की क्लास में माता जननांग से संबंधित। तो पहले क्वेश्चन लेते हैं कि मादा का प्राथमिक जननांग है, मादा में प्राथमिक जननांग किसे कहा जाता है? अंडाशय को कहा जाता है, बिल्कुल, तो केवल बी होगा। जबकि अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि, ये जो 2, 3 और 4 ऑप्शन हैं, ये हैं द्वितीय अंग। प्राथमिक अंग होता है अंडाशय होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तो ये रहा प्राथमिक जननांग किसमें, मादा में। प्राथमिक जननांग मादा में होता है एक जोड़ी अंडाशय, ये तो होता है प्राथमिक जननांग का कार्य करता है। द्वितीय जननांग में अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि, ये होता है। हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं इसको एक को। ये देखो, ये मादा जननांग योनि है, मादा जननांग तंत्र है। ठीक है, तो इसमें देख पाओगे आप, तो सबसे जो बाहरी भाग होता है इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये रहा सबसे भारी भाग, ये फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। जबकि ये जो राउंड राउंड में है, ये होते हैं अंडाशय। उससे जस्ट नीचे होता है गर्भाशय, और उससे जस्ट नीचे ये भाग अगर देख पा रहे हो तो ये होता है गिरवा। ठीक, और जहाँ पेनिस एंटर करता है वो होता है योनि, यहाँ से पेनिस एंटर करता है। ठीक है, जब संतति उत्पन्न करने के लिए प्रोसेस में पेनिस यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से क्या छोड़ता है, अपना वृषण छोड़ता है, वीर्य, और उसके बाद यहाँ से प्रवेश करता है अंडाशय में, अंडा निकलता है यहाँ से। ठीक है, तो ये था अपना योनि का पार्ट, अपना मादा जनन तंत्र से संबंधित था। अब एक एक की बात कर लेते हैं हम। देख लिया अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, क्रम भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, तो ऊपर क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ये भी याद रखना। ऊपर फैलोपियन ट्यूब है, फिर अंडाशय, फिर गर्भाशय, गिरवा और फिर योनि है। ठीक है, तो अगर बाह्य भाग की बात करें तो सबसे पहले क्या है, योनि, फिर उसके बाद गिरवा, फिर उसके बाद गर्भाशय, फिर अंडाशय, फिर अंडवाहिका होती है। अंडवाहिका अंडाशय को संरक्षित करने का काम करती है। ठीक है, तो बात करते हैं एक एक की। द्वितीय जननांग अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि हो गया। अब आता है अंडाशय, ओवरी। अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, सिंपल बात है। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को ही अंड जनन कहते हैं। अंड जनन में एक प्राथमिक ओसाइट से एक अंडाणु उत्पन्न होता है। ओके, उसके बाद अंडोत्सर्ग पश्चात अंडाणु 48 घंटे तक जीवित रहते हैं। जैसे ही अंड जब उत्सर्जित होता है वह 48 घंटे ही जीवित रहता है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या केवल 1 होती है। अंडाणु का जो एक युग्मनज होता है उसमें केवल केंद्रक 1 होते हैं। ठीक है, और एक टैडपोल कायांतरण प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है। टैडपोल मेंढक भी होता है। ओके, एक टैडपोल कायांतरण प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है। तो किस प्रक्रम के द्वारा, कायांतरण प्रक्रम के द्वारा। तो टैडपोल कायांतरण प्रक्रम के द्वारा वयस्क में विकसित होता है। अंडाशय के कार्य की बात करें तो अंडाशय अंडाणु निर्माण करता है। तो पहला है अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, ग्राफियन पट्टिका में एक अंडाणु कितने घंटे विकसित रहता है, मतलब जीवित रहता है, 48 घंटे क्रियाशील होता है। मादा 1 माह में एक ही अंडाणु स्रावित करती है, ये इंपॉर्टेंट है। मादा 1 माह में केवल एक ही अंडाणु का स्रावित करती है। और रजोधर्म प्रक्रिया होती है ना पीरियड्स के समय, तो वही होता है, महीने में 1 बार होता है। एक महिला अपने संपूर्ण जीवन काल में औसतन कितना 400 अंडाणुओं का निर्माण या उत्सर्जन करती है, माह में 1। और औसतन अगर कुल एज की बात करें तो अपनी कंप्लीट एज के अंदर वो एक समय बाद रुक जाते हैं निर्माण की प्रक्रिया, लेकिन रुकने से पूर्व वो लगभग 400 अंडाणु एवरेज का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, तो प्राथमिक जननांग का क्या है, अंडाशय है, जबकि अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि ये क्या है, द्वितीय भाग है। इसी प्रकार पुरुष का हमने देखा था, पुरुष का प्रथम जननांग था वृषण, एक जोड़ी वृषण था। ठीक, पुरुष में हमने ये देखा था, महिला में अंडाशय। नेक्स्ट है, देखो ये आ गया, वो जिसने क्लास देखी है वही बता पाएगा, और
एक बार क्लास में देख लेना। वीर्य का अधिकांश भाग कहाँ स्रावित होता है, तो वो शुक्राशय में होता है। पहले वाली क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब आता है कि किस हार्मोन को सुंदरता का हार्मोन कहा जाता है। तो याद रख लेना, टेस्टोस्टेरोन तो किस में होता है, पुरुष में होता है, ठीक है। जबकि महिला में एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है। सुंदरता का हार्मोन कहा जाता है एस्ट्रोजन को, जबकि प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है किसे, इसको बोलते हैं, इसको प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलते हैं, यौन आरंभ, यौन अवस्था का जो हार्मोन होता है ना प्रोजेस्टेरोन, जिसे बोलते हैं प्रेगनेंसी, हाँ सॉरी, यौन का नाम है प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन उत्तरदायी होता है, जबकि एस्ट्रोजन होता है सुंदरता के लिए, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन होता है और सुंदरता के लिए क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। तो इसका आंसर होगा एस्ट्रोजन। अब बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन को कंप्लीट विवरण। देखो एस्ट्रोजन में, हाँ, इसे सुंदरता का हार्मोन कहा जाता है एस्ट्रोजन को। यह हार्मोन ग्रेफियन पुट्टिका द्वारा स्रावित होता है। इसके द्वारा मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। एस्ट्रोजन के द्वारा प्राथमिक नहीं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब वो कौन कौन से होते हैं वो देख लो। द्वितीयक लैंगिक लक्षण तो जैसे कि आवाज़ का पतला होना, मासिक चक्र का प्रारंभ होना, पीरियड्स का प्रारंभ होना, नितंब भारी होना, शालीनता एवं मैथुन इच्छा जागृत होना, ये एस्ट्रोजन के कारण ही होते हैं। ये द्वितीय कारक होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, ठीक है। और नोट, युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। तो ये किस अवस्था में आते हैं, तो ये आते हैं युवा अवस्था में, ठीक है। किशोर में लड़कों के स्वर तंत्र को क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल भी कहा जाता है किशोर लड़कों में स्वर तंत्र को, ठीक है, युवा अवस्था के टाइम। और यौनारंभ के दौरान लड़कों में सबसे सुस्पष्ट दिखाई देने वाला जो परावर्तन होता है कि लड़कों में यौनारंभ कम प्रारंभ हो गया, तो उसका देख लेते हैं मूछें आना, कद का वृद्धि होना। तो सबसे सुस्पष्ट की बात करें तो कद का वृद्धि होना एकदम से विकसित होता है पुरुषों में, और चेहरे पर दाढ़ी आना, आवाज़ का भारी होना, ये तो लड़कों का लक्षण है। जस्ट इसी के विपरीत ही लड़कियों में शालीनता होना, आवाज़ का पतला होना, स्तनों का विकास होना, नितंब का भारी होना, ये सब मासिक चक्कर प्रारंभ होना, ये लड़कियों का होता है, यौनारंभ प्रारंभ होता है। तो हमने देखा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को क्या बोलते हैं, सुंदरता का हार्मोन। तो ये पूछ भी लेता है कभी कभी। अब ठीक इसी प्रकार क्या प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं, वो बताया था प्रेगनेंसी के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो ये द्वितीयक लैंगिक अंगों को विकसित को प्रोत्साहित करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है इसे, ठीक है। इसका स्राव कहाँ होता है, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH द्वारा किया जाता है। तो पीयूष ग्रंथि के कौन सा हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH के द्वारा। यह हार्मोन के स्रावण से स्त्रियों में स्तनों का विकास, दूध ग्रंथियों की वृद्धि प्रोजेस्टेरोन के कारण, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ही शरीर खुलता है, उसी के द्वारा ही स्तनों का विकास होता है, दुग्ध ग्रंथियां वृद्धि होगी प्रेगनेंसी के दौरान सक्रिय होती है। गर्भधारण हेतु आवश्यक संरचनात्मक एवं कार्य परिवर्तन होते हैं। गर्भावस्था की भित्ति में रुधिर परिवहन का बढ़ना तथा ग्लाइकोजन व वसाओं का संचय आदि कार्य प्रेरित करता है। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है किसके द्वारा, प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। ओके, अब बात करते हैं रिलैक्सिन। इसका श्रावण क्या होता है, प्लेसेंटा द्वारा किया जाता है। यह शिशु जन्म में सहायक होता है। तो रिलैक्सेशन का क्या बात है, प्लेसेंटा के द्वारा ही स्रावित किया जाता है। ओके, तो ये शिशु जन्म के समय ही कार्यकारी होता है। अब बात कर लेते हैं हम प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन, एस्ट्रोजन सुंदरता का हार्मोन होता है, ठीक है। तो अब देखो निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, अंडाशय में। तो क्या होते हैं, अंडाणु बनते हैं, ठीक है। और अंडवाहिनी में क्या निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, इसका आंसर होगा। अब अंडवाहिनी की बात कर लेते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग है। प्राथमिक लैंगिक हमने देखा था क्या है, प्राथमिक में प्राथमिक में क्या था, अंडाशय था, जबकि द्वितीयक में है अंडवाहिनी, योनि, ये सभी हैं, ये द्वितीयक लैंगिक अंग है। तो अंडवाहिनी की बात कर लेते हैं। यह डिंबवाहिनी नली या गर्भाशय नली भी कहते हैं इसे, अंडवाहिनी। देख लेते हैं चित्र में,
देखो ये रहा अंडवाहिनी, ऊपर ही ऊपर देखो ये रहा अंडाशय को कवर करी हुई है ये अंडवाहिनी, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है। तो गर्भाशय नली भी कहते हैं। इसका अग्र भाग जो अंडाशय से लगा होता है, अभी देखा था चित्र में, इसको क्या बोलते हैं, इनफेडिबुलम या कीपक कहा जाता है। ये शब्द भी ऐसे हैं, कीपक कहलाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये 10-12 सेंटीमीटर लंबी होती है, बिल्कुल होती है 10-12 सेंटीमीटर। देखो देखो ये रहा, ये 10-12 सेंटीमीटर लंबी, अगर देख पा रहे होगे, देखो ये रही, ये ऐसे है, ये ऐसे कवर करके, तो ये 10-12 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है तथा निषेचन क्रिया इसी में होती है। तो अंडवाहिनी में ही निषेचन क्रिया होती है। गर्भाशय की अंडाशय देख लिया हमने, गर्भाशय की बात कर लेते हैं। गर्भाशय क्या होता है, जो संरक्षित करने का काम करता है, गर्भाशय से सुरक्षा प्रदान करता है। तो भ्रूण का विकास होता है, तो याद रख लेना, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। निषेचन प्रक्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी में होती है। अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। तो भ्रूण का निर्माण विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। माता और भ्रूण के मध्य स्थापित प्लेसेंटा का रोपण भी यहीं होता है। तो प्लेसेंटा का रोपण भी गर्भाशय में होता है, क्योंकि गर्भ का भ्रूण का विकास भी यहीं होता है। यहाँ इसे पोषण और सुरक्षा प्रदान होती है, शिशु को, गर्भवरण को यहाँ सुरक्षा और पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से ही पहुँचता है। ओके, तो जीवाणु, योनि में जीवाणु पाए जाते हैं किस प्रकार के, आपको अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो योनि में क्या होता है, लैक्टिक अमल, लैक्टोबैसिलस अमल होता है, लैक्टिक अमल, लैक्टिक अमल, अमल का ही वातावरण होता है और संरक्षित सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। तो योनि में जीवाणु पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस। तो योनि की बात कर लेते हैं हम। योनि सबसे बाहरी भाग होता है, उसके बाद होता है गिरवा, उसके बाद होता है गर्भाशय, उसके बाद होता है अंडाशय, सबसे ऊपर होता है अंडवाहिनी। अगर चित्र में देखे होंगे तो देख लेना दोबारा। योनि की बात कर लेते हैं। रजोधर्म स्त्राव या प्रसव मार्ग का कार्य करते हैं, जिसमें सब वो प्रसव मार्ग, बच्चे का जन्म होना, किस मार्ग के द्वारा बच्चा बाहर निकलता है। रजोधर्म स्त्राव का मतलब होता है पीरियड्स के समय जो ब्लड निकलता है उसको बोलते हैं, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाने के कारण लैक्टिक अम्ल बनता है। तो योनि में किस प्रकार का जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, और अम्ल पाया जाता है या क्षार। तो याद रख लेना क्या, अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। यहाँ का वातावरण अम्लीय होता है जो संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें बोरथेलिन की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें किसकी ग्रंथि पाई जाती है, बोरथेलिन की ग्रंथि पाई जाती है। योनि का भगसेफ नर के शिशन का समजात अंग है। योनि का भरसेफ नर के शिशन का समजात अंग है। लेबिया मेजोरा नर के वर्षण का समजात अंग है। ये दो याद रख लेना। अगर योनि का भगसेफ है ना, वो नर के शिशन का समजात अंग है, और लेबिया मेजोरा वो नर के वर्षण के समजात अंग है। तो लेबिया तो के वर्षण के है और भगसेफ शिशन के समान है। ओके, तो योनि का भगसेफ वो तो है नर के शिशन के समान, और लेबिया मेजोरा वो है नर के वर्षण के समान है। ओके, ये याद रख लेना। अब आता है भ्रूण का विकास होता, अभी देखा था भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। तो भ्रूण के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। वॉन बेयर को इसका पिता कहा जाता है। तो एम्ब्रियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, वॉन बेयर को। अब आता है रजो चक्र का होता है। प्रारंभ होता है मीनार्की, अंतिम होता है मीनोपॉज होता है। तो प्रारंभ होना, रजो दर्शन प्रारंभ होना 10 से 12 की उम्र में होता है, और बंद होता है पीरियड महिलाओं में बंद कब होता है, 40 से 45 वर्ष की एज में, जिसे बोलते हैं मिनी पोज। मिनी पोज, पोज यानी होता है रुकना, सिंपल है। पोज यानी कई बार देखना वीडियो देखते मैं पोज कर दूँ यानी थोड़ी देर रोक लो, तो मिनी पोज। तो मीनोपॉज, पोज यानी रुकना, तो बंद होना होता है 40 से 45 से 50 की एज में, शुरू होता है 10 से 12 की एज में। और मीनार्की, मीनोपॉज होता है। कुछ और शब्द है, स्तनों का विकास होना, उसको क्या कहलाते हैं, कुछ शब्द और है, देख लो आप, देख पा रहे होंगे महिला में। स्तनों का विकास होना कहलाता है थैलार्की। जननांगों पर बाल आना होता है प्यूबार्की, और रजोधर्म शुरू होना मीनार्की होता है, और बंद होना मीनोपॉज होता है। थैलार्की होता है स्तनों का विकास होना, प्यूबार्की होता है जननांगों पर बाल आना। ठीक, तो ये कुछ टर्म्स थे, ये याद ही रख लेना। थैलार्की क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है कि
किस जंतु की गर्भावधि मनुष्य के समान होती है? तो गाय की होती है, याद रख लेना। ओके, गर्भावधि भैंस में 300 दिन की होती है, बकरी में 150 दिन की गर्भावधि होता है, चूहा सबसे कम 21 दिन, खरगोश 31 दिन, हाथी 630 दिन सबसे ज़्यादा, और घोड़ा 340 दिन, ये इसकी गर्भावधि है। अब एक है कि स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को ही परिलक्षित करती है, और वो होता है रजोधर्म होता है, पीरियड्स होते हैं। ओके, और प्रारंभ कब होती हैं? 10 से 12 की एज में, इसे बोलते हैं मीनार्की। बंद कब होते हैं? मीनोपॉज होता है, जो कि 45 से 50 वर्ष की एज में होता है। कुछ नसबंदी को होते हैं ट्यूबेक्टोमी, और पुरुष की नसबंदी को कहते हैं वेस्कटोमी होता है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, मूत्र में इसकी उपस्थिति से गर्भावस्था का परिलक्षण किया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट के रूप में होता है। कभी प्रेगनेंसी टेस्ट में आती है वो, उसमें जब मूत्र का श्रावण किया जाता है तो उससे पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, वो HCG होता है। ओके, नसबंदी महिला की होती है, ट्यूबेक्टोमी होती है पुरुष की होती है, वेस्केटोमी। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये याद रखने के। तो ये था मादा जनांग से सबसे बाह्य भाग होता है योनि, फिर गिरवा होता है, फिर गर्भाशय होता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, उसके ऊपर होता है अंडाशय, जो कि प्राथमिक जनांग होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, और सबसे ऊपर होता है अंडवाहिनी, जिसमें क्या होता है? निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो ये याद रख लेना, मादा जनन तंत्र से संबंधित था। कल वाली क्लास पुरुष जनन तंत्र से संबंधित थी। अब एक क्लास और बची है अपनी, उसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ परिभाषाएं, वो समझ में आ जाएगी। फिर एक चैप्टर अपना मानव जनन तंत्र, मानव जंतुओं में जनन से संबंधित जो यूनिट है वो अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रख लेना।